अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम लोग चैप्टर जो है 5 स्टार्ट किया हुआ है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो प्रीवियस जो मेरे पार्ट्स हैं, ठीक है, जो वीडियोस हैं, उनमें हम लोगों ने कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को डिस्कस किया, उसकी क्लासिफिकेशंस को, किस बेस पे उनको क्लासीफाई किया है, ठीक है। रिसेप्टर बेस पे था, मस्कुरेनिक एंटी मस्कुरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर पे, ठीक है, गैंग्लियोनिक्स पे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पे उनको आगे क्लासीफाई किया हुआ। तो प्रीवियस जो है मेरी वीडियोज़ है उनमें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है एट्रोपिन, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। एट्रोपिन क्या है, ठीक है, इसमें कौन से जो है रिसेप्टर हैं, उनका क्या मतलब एक्शन है, और किन किन स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे जाके क्या क्या एक्शन दे रहे होते, और किस तरह एंटागोनिस्ट जाके एक्शंस को ब्लॉक करते हैं, कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो ये सारा हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम जो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स का, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर कोलिनर्जिक एक्टिविटी का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह वो जाके एक्ट करती है और क्लिनिकली तौर पे उनको किस तरह ब्लॉक करती है, और उसका क्लिनिकली किस तरह यूज़ है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे CNS पे, ठीक है, CNS पे इसका, ठीक है, CNS पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो CNS पे क्या है कि हम लोग CNS में क्या है कि मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की एक्टिविटी के लिए एंटागोनिस्ट देते हैं, तो मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए हम लोग जो एंटागोनिस्ट देंगे वो कौन सा होगा, वो स्कोपोलामाइन होगा, ठीक है। स्कोपोलामाइन हम लोग ड्रग है वो देंगे, एंटागोनिस्ट है ये, ठीक है। ये स्कोपोलामाइन क्या करेगा कि जो सीजीटी एरियाज को क्या इनहिबिट कर देगा। जब वो सीजीटी एरिया इनहिबिट करेगा तो वॉमिटिंग को इनहिबिट कर देगा। इस तरह अब आइस पे इसका क्या होगा, आइस के ऊपर क्या है कि आइस में क्या है, मेट्रेसिस और साइक्लोपीजिया को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और हम इसमें जो एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं वो है एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन्स का यूज़ करते हैं जिसमें माइट्रेसिस और साइक्लोपीजिया को क्या है, प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये इस्तेमाल हम लोग एट्रोपिन का पहले इसका बहुत यूज़ होता था, लेकिन अब इसका जो यूज़ है, लेकिन इसका यूज़ जो है वो बहुत कम है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 7 डेज तक एक्टिवेट रहता है। इसलिए इसका जो है क्लिनिकली इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा है, इसको क्लिनिकली तौर पे इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता। इसके मतलब ऑपोजिट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है साइक्लोपेंटोलेट है, और था ट्रोपिकामाइड। ये दो ड्रग्स हैं जो अब इस्तेमाल होती हैं, पेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। और इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पे इनकी जो है सिलेक्शन की गई है। तो ये तो आइस में जो एंटागोनिस्ट यूज होते हैं वो साइक्लोपेंटोलेट हो गया एंड ट्रोपिकामाइड हो गया। अब पार्किंसंस केस में नंबर 3 है। पार्किंसंस में क्या है कि कोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ को कम करना है, तो इसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग कोलिनर्जिक जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करने के लिए हम लोग क्या है, बेंजोट्रोपिन देंगे, बेंजोट्रोपाइन देंगे, ठीक है। आगे आ जाता है पॉइजनस में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में एट्रोपिन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था कि पॉइजनस केस में एट्रोपिन का यूज़ होता है, डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे ब्लैडर है, ब्लैडर के अंदर क्या है कि ब्लैडर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट हो जाता है, यूरिनरी में यूरिनेशंस की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग जो ड्रग देते हैं वो सॉफ्ट ब्लैडर से दे देते हैं, ठीक है। आगे जो है इसका जो है स्टमक पे, अब स्टमक के अंदर क्या है कि स्टमक के अंदर जो है M1 रिसेप्टर है, क्योंकि हम एंटी मस्कुरेनिक एजेंट पढ़ रहे हैं तो सारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर के बारे में हम लोग उसको डिटेल में जा रही है। तो जो M1 है, M1 होता है स्टमक के अंदर जो रिसेप्टर है, तो M1 क्या काम कर रहा होता है, M1 में क्या होता है कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट हाई हुआ होता है। और यहाँ पे अगर हम कोई एंटागोनिस्ट दे देंगे तो क्या होगा कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसमें जो हम जो एंटागोनिस्ट जो ड्रग देते हैं वो है पायराज़ीपाइंस। पायराज़ीपाइंस का इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट है इसका हार्ट पे,
हार्ट में कौन से रिसेप्टर होते हैं? M2। ये सारे रिसेप्टर के बारे में, इनके लोकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रीवियस लेक्चर में। तो हार्ट के अंदर M2 रिसेप्टर होते हैं। M2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट होंगे तो हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है। तो ब्रेडिकार्डिया में, ठीक है, ये ब्रेडिकार्डिया का केस आ जाता है। तो इसमें अगर हम एंटेगोनिस्ट देते हैं तो एंटेगोनिस्ट क्या करता है कि इसकी जो है इसको ब्लॉक कर देता है और हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट जो एंटेगोनिस्ट है उसकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे टैकीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो एंटेगोनिस्ट दे के इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, इसकी स्टिमुलेशंस को। अब हम इसका जो है ब्रोंक्यूल्स पे पढ़ेंगे कि ब्रोंक्यूल्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं। ब्रोंक्यूल्स में होते हैं M3 रिसेप्टर। तो M3 रिसेप्टर क्या है? इसमें क्या होता है कि जब M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है, स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोंक्यूल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पे हम जो है एंटेगोनिस्ट देंगे, इसको ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल है क्या है वो रिलैक्स कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा, मतलब उसकी डायलेशंस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लोग एंटेगोनिस्ट देते हैं वो है टायोट्रोपियम, ठीक है, टायोट्रोपियम्स का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट अब हम ग्लैंड्स पे देखेंगे। ग्लैंड्स में क्या होता है कि ग्लैंड्स में भी M3 रिसेप्टर होते हैं। तो M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे, स्टिमुलेट करेगा तो सेक्रीशंस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, सेक्रीशंस होगी। तो यहाँ पे अगर हम एंटेगोनिस्ट देते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक होगी तो सेक्रीशन क्या होगी कि कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी जो सेक्रीशन है वो कम होगी, जिससे क्या होगी, स्वेटनिंग भी कम हो जाएगी। स्वेटनिंग कम होने के केस में क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, हाइपरथर्मिया हो जाएगा। और इस केस में क्या होती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये तो था एंटी मस्करेनिक एजेंट। लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग एंटी मस्करेनिक एजेंट जो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया, स्पेसिफिक ड्रग्स का और स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे क्या एक्शन है। तो अब जो नेक्स्ट है, जैसा कि जो एंटेगोनिस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एंटेगोनिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एंटेगोनिस्ट क्या है, दो तरह की हैं, मैं आप लोगों को फिर बता दूँ, फिर बताती जाती हूँ। एंटेगोनिस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है मस्क्यूरेनिक जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है निकोटीनिक। अब जो ये जो निकोटीनिक्स है ये आगे दो तरह के होते हैं, एक होता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और एक होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अब ये जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है ये जो है गैंग्लिया के जो अंदर जो गैंग्लियो स्पेसिफिक गैंग्लियाज में जो है रिसेप्टर्स को उनको जाके ब्लॉक करेगा। जो सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, पैरावल सिस्टम, हर तरह के एक्शंस को जाके ब्लॉक कर देता है। और जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ये जो न्यूरॉन्स और जो हमारे मसल्स के दरमियान जो है इसको जाके ब्लॉक कर देगा। जब ये हमारा मसल्स जो है ब्लॉक होगा तो हमारा मसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको जो है ड्यूरिंग सर्जरी किट में, ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ड्यूरिंग सर्जरी इसका इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी में, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करवा देता है। अब ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है ये आगे फर्दर डिवाइड होते हैं दो तरह में, ये आगे दो में डिवाइड होती हैं। एक होता है नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर और एक होता है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर। अब ये जो नॉन डिपोलराइजिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक होती है और एक होती है प्री साइनेप्टिक। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ड्रग देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जाके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब ये रिसेप्टर को ब्लॉक, यहाँ से क्योंकि एसिटाइल कोलिन आ रही होती है, एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पे बाइंड होना है, तो अब ये जो इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देगी तो ये जाके खुद इस पे जो है एंटागोनिस्ट जो है बाइंड होके क्या करेगा, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक करेगा तो अंदर आयंस नहीं आएंगे, ठीक है, आयंस नहीं आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, डिपोलराइजेशन नहीं होगी। तो इसको कहते हैं नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर।
और एक होता है डीपोलराइजिंग। तो डीपोलराइजिंग में भी एक हमारे पास प्री और वो होता है पोस्ट साइनेप्टिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिसेप्टर लगे होते हैं। तो यहाँ पे जब एंटेगोनिस्ट आती है तो क्या होगा कि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है। रिसेप्टर के साथ बाइंड होके क्या करेगी, इस आइस को चैनल्स को ओपन कर देगी और क्या होगा, सोडियम जो है अंदर आ जाएगा। और जब आयंस अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी। तो ये है कि यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी। यहाँ पे क्या है कि वो बार बार इस रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इस रिसेप्टर की जो अफिनिटी है उसको ख़त्म हो जाएगी और ये रिसेप्टर क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। इन शॉर्ट कि ये क्या करता है, ये डायरेक्ट जाके इस पे बाइंड होकर ब्लॉक कर देता है, आयंस को अंदर नहीं आने देता, जिससे क्या होगा कि डिपोलराइज जो होती है नहीं होती। तो ये क्या करेगा कि पहले डिपोलराइजेशन करता है, इसके साथ दोस्ती करके अंदर आके फिर इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये दो तरह के थे, नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग। तो ये सारा जो है लिपनकोट में दिया हुआ है। ये हमारा आज का जो है लास्ट लेक्चर था कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं बहुत डिटेल में। मैंने एक एक बात ठीक है अच्छे से बता दी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।